हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 29 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन आ गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आज से लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर रही हूँ। आज रात से स्टार्ट हो जाएगा एंड कोशिश करूंगी विद इन 1 या तो विद इन 1.5 मंथ्स मैं लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। ठीक है, एक सेकेंड। 5% ऑफ COVID-19 केसेस टू बी टेस्टेड फॉर होल जीनोम सीक्वेंस। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है जो कवर होगी वो GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। मतलब कि जो COVID-19 के जो 5% केसेस हैं उनको अभी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्ट किया गया। अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि होल जीनोम सीक्वेंस है क्या, व्हाट इज होल जीनोम सीक्वेंस। अब उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जीनोम होता क्या है। देखो गाइस, आपको पता है DNA होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट सेट ऑफ DNA होता है उसको हम जीनोम बोलते हैं। इसके अंदर सभी जीन्स होते हैं। हर एक जीनोम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमारे ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, ईच जीनोम कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। अब हम एक बार देख लेते हैं DNA का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो गाइस ये सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हमेशा पेयर्स में रहते हैं। उनके बेस पेयर्स होते हैं। देखो 4 होते हैं, गुआनाइन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है, जो गुआनिन और साइटोसिन का पेयर होता है और एडेनिन और थाइमिन का पेयर होता है। इस तरह से ही रहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये बेस पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग है ये अभी क्या करेगा, जो DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स है या उनके बेस है उनके पेयर को क्या करेगा, फिगर आउट करेगा। ठीक है, कि क्या जीनोम ऑर्डर है, किसका, एडेनिन का, ठीक है, साइटोसिन का, ठीक है, गुआनिन का या फिर थाइमिन का, जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को क्या करता है, बनाता है। जो ह्यूमन का जो जीनोम है वो नियर अबाउट 3 बिलियन जेनेटिक लेटर से बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अगर हमें होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी हम टेस्ट करवाएंगे उससे हमें क्या मदद मिलेंगी, इससे हमें ये पता चलेगी जो रेयर डिजीजेस का क्या कोज है। ठीक है, जो रेयर डिजीजेस वो होती हैं जो बहुत ही कम पॉपुलेशन को होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो मतलब या फिर जो बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज होती हैं, हमें उनका जो कॉम्प्लेक्सनेस है वो हमें पता चलेगा। सेकंड है, इससे हम ये पता कर सकते हैं वायरस किस हिसाब से स्प्रेड करता है और किस तरह से वायरस इवॉल्व होता है। तीसरा, हम जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो भाई, हमने पहले भी पढ़ा है कि कोरोना की एक नहीं 21 म्यूटेशंस हैं। ठीक है, तो म्यूटेशंस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था A1 है, पता नहीं A2 है, मुझे पर अच्छे से याद नहीं है, पर इस तरह की हमने कुछ म्यूटेशंस पढ़ी थी और ये भी पढ़ा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी म्यूटेशन प्रिवेलेंट है। इसमें हम जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो म्यूटेशंस है हमारे जीन के फंक्शंस को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, अभी ये जो टेस्ट किया जाएगा फॉर होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ये न्यूज में इसलिए था। ये कब कैसे किया जाएगा, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी आपको पता है न्यू स्ट्रेन आया है सार्स का, जो कि यूके में सबसे पहले देखा गया है। ठीक है, तो उसको मर्ज होने से पहले हम उसको पता कराएंगे। इसके बाद क्या है, अभी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम को एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, फॉर लेबोरेटरी, ताकि हम क्या कर सके, जो सार्स के जितने भी जो स्ट्रेन्स हैं जो फैल्ट है उनको हम क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। इसके अलावा जो सेंटर ने 10 एडवांस रीजनल लेबोरेटरीज को भी आइडेंटिफाई किया है जो एक रीजनल हब लेबोरेटरीज की तरह एक्ट करेंगे, जहां पे ये सब जीनोम सीक्वेंसिंग को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा इसका एम क्या है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है, इन 2021 जो इलेक्शन कमीशन है he is to push for absentee voting DZID न्यू सर्विस रूल्स। कुछ सर्विस रूल्स हैं जो भी 2021 में इलेक्शन कमीशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारी न्यूज है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या होगी, कवर होगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्या रिफॉर्म्स उन्होंने प्रपोज किया हमारी इलेक्शन कमीशन ने। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो आधार नंबर है वो लिंक होगा किसके साथ, वोटर ID के साथ, ताकि जो हम डुप्लीकेशन है उनको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, और जो मिस रिप्रेजेंटेशन होते हैं इलेक्टोरल रोल में उनको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके।
और जो रिवोट वोटिंग राइट्स हैं डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकें, जो वोटर रजिस्ट्रेशन है उनको, मतलब जैसे कहीं बच्चे होते हैं जो 18 साल के हो जाते हैं लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है, ठीक है, तो हम इसमें क्या है कि वोटर रजिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा जल्दी बनाएंगे ताकि अगर कोई भी पर्सन 18 साल का हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका वोटर कार्ड बने। करंटली देखा गया है जो 1 जनवरी तक 18 साल के हो जाते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं एज अ रजिस्टर, मतलब एज अ वोटर, ठीक है, दैट ये। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जेंडर न्यूट्रलिटी वोटिंग राइट्स को इंश्योर करेंगे टू सर्विस वोटर। करंट रूल अलाउ करता है कि जो भी मेल सर्विस वोटर की जो वाइफ्स होती हैं वो वोट कर सकती हैं एज अ सर्विस वोटर। अभी तक की जो फैसिलिटी है वो हस्बैंड ऑफ अ फीमेल सर्विस वोटर को अलाउड नहीं है। मतलब आप समझ गए हो, अगर कोई जो मेल सर्विस वोटर है उसकी वाइफ क्या है अपने हस्बैंड के बिहाफ पे वोट कर सकती है, लेकिन ये फैसिलिटी हस्बैंड को अलाउड नहीं है। अगर किसी की वाइफ एज अ सर्विस कहीं काम कर रही है तो उसका जो हस्बैंड है वो वोट नहीं कर सकता। तो ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी वोटिंग राइट्स है उनको हम क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे। करंटली जो रूल्स है ये चिल्ड्रन ऑफ अ सर्विस वोटर को भी परमिट नहीं करते जो उनके साथ रह रहे हैं टू बी एनरोल्ड एज अ सर्विस वोटर। मतलब मेरी बात आप समझे नहीं हो, जैसे सपोज करो आप अगर रेजिडेंस हो लाइक कहीं के भी, जैसे हरियाणा के हो, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है आप जो हो वो कहीं और लाइक वेस्ट बंगाल में आप क्या कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे आपकी लाइक अगर आपकी वाइफ आपकी हरियाणा में ही रह रही है तो आपकी वाइफ क्या है आपके नाम पे यहाँ पे वोट कर सकती है हरियाणा में, ठीक है, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर आपके बच्चे भी हरियाणा में रह रहे हैं तो वो वोट नहीं कर सकते अगर वो 18+ भी है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो डिजिटल वोटर आईडी है वो न्यू वोटर्स को देंगे। इससे क्या होएगा, जो न्यू वोटर कार्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ई आधार कार्ड मॉडल पे क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन और रिफॉर्म्स हैं वो हमारे वोटर रेशियो है उसको भी इंक्रीज करेंगे और हमारी ऑफकोर्स जो टर्न आउट है वो भी हायर आएगी ड्यूरिंग द पोल, ठीक है। हाई टर्नआउट का मतलब ये है कि हम डेमोक्रेसी, मतलब कि लोग ज्यादा से ज्यादा लॉ मेकिंग में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई जो लो टर्नआउट का मतलब ये है कि जो वोटर्स है वो हमारी डेमोक्रेसी, मतलब कि उसको हमारी इंडिया पे ट्रस्ट नहीं है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। इट लेट्स टू द मिसट्रस्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। इंडियन स्टेट्स पावर प्लांट्स विद पुअर ऐश यूटिलाइजेशन मस्ट एक्ट नाउ, ठीक है। इन्होंने बोला जो भी पावर प्लांट्स हैं जिनको ऐश पुअर, मतलब आपको पता है ये ऐश एक तरह का मतलब बहुत बुरा लाइक हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो अभी हमें इसको क्या करना है कि ऐश यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। मतलब अभी ऐश यूटिलाइजेशन को अच्छे से नहीं किया जा रहा तो अभी इसके लिए एक्ट करना ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी, ठीक है। अभी क्या है हमारे ऑलरेडी देखो मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया हुआ, जब हमारी PT 365 एनवायरमेंट आई थी तब मैंने आपको ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देखो ऑलरेडी हमारे इंडिया में वेल डिफाइंड पॉलिसी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, जहां पे हमें क्या करना है कि किस तरह से हम फ्लाई ऐश को 100% यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी भी देखा गया है जो 50% से भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो इन पॉलिसीज इन रेगुलेशन के साथ कंप्लाई नहीं करें। और ये पावर प्लांट्स कहाँ पे है जहां पे कंप्लाई नहीं करें, मेजरली इन स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड यूपी। फ्लाई ऐश क्या एक तरह का फाइन पाउडर होता है जो कि जब आप कोल बर्न करते हो थर्मल पावर प्लांट्स में तो उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वही फ्लाई ऐश होता है। फ्लाई ऐश में क्या क्या केमिकल्स होते हैं आप देख सकते हो। इट कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड। देखो गाइस ये क्या है, ये सब हैवी मेटल है, ये वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इनको परमिसिबल लेवल से ज्यादा ले लो तो ये आपको क्या डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लाई ऐश को अनसाइंटिफिक मेथड में डिस्पोज करते हो तो ये हमारा जो एनवायरमेंट है या लोकल इकोसिस्टम है वो इफेक्ट करता है, क्योंकि इससे क्या हैवी मेटल पोल्यूशन होता है थ्रू इरोजन एंड द लीचेड जनरेशन, ठीक है। रीजंस क्या है, अभी हम फ्लाई ऐश को अच्छे से यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों लो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि जो ऐश कंज्यूमिंग बिजनेस है वो हमारे इंडिया में इतने नहीं है। देखो भाई फ्लाई ऐश को आप कहाँ यूज कर सकते हो, हम देख सकते हो सीमेंट बनाने में, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे इंडिया में इन यूनिट्स की ही कमी है तो हम ऐश को ज्यादा अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, हमारे फ्लाई ऐश ज्यादा जनरेट होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीपल थर्मल पावर स्टेशन प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब कि जो फ्लाई ऐश यूटिलाइज करने की जो यूनिट्स है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्लाई ऐश को जनरेट करने की जो यूनिट्स है वो ज्यादा है। इसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की हमारी डिमांड ज्यादा है, सो कम है, इंक्लूडिंग रोड्स एंड द हाईवे, क्योंकि हमारा क्यों है, क्योंकि इंडिया इज पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस वजह से, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, ये मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ा रखा है कि 100% यूटिलाइज करने के लिए अगर सपोज करो कोई भी आपका थर्मल पावर प्लांट है और अगर आपको फ्लाई ऐश यूटिलाइज करनी है तो ऑलरेडी वेब पोर्टल ऑलरेडी लॉन्च्ड है ऐशटेक, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको कनेक्ट करता है कि जो कोल जो फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करती है, ठीक है, तो आप उसको आप इस ऐप के थ्रू भी भेज सकते हो, ठीक है। ये एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द फ्लाई ऐश यूजर्स एंड द पावर प्लांट, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पे हम चढ़ते हैं। हाँ, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग होस्टेड एट 8 बीचेस अराउंड द कंट्री, ठीक है। अभी क्या है, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग जो होस्ट किए हैं 8 बीचेस पे अक्रॉस द कंट्री। अगेन गाइस ये जो सेक्शन है एनवायरमेंट में हमने पहले भी पढ़ी हुई है। 8 बीचेस कौन कौन से गाइस, इसके नाम आप पढ़ लेना चाहिए, फिर भी मैं आपको पढ़ देती हूँ। केरला का कपाड़ा है, गुजरात का शिवराजपुर है, दीव का घोगला है, कर्नाटक का कसारकोट एंड पादुबिद्री है, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड का राजनगर है। ऑल्सो इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि वो अपने अगले 3 से 4 सालों में 100 और बीचेस को क्या करेगी, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। देखो गाइस, अगर किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेशन मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस बीच को टूरिज्म मॉडल के अकॉर्डिंग बनाने, मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली और टूरिज्म के फ्रेंडली बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस बीच पे आपको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। जो टूरिस्ट हैं उनको हम क्या करेंगे, क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे, उस बीच के कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, सेफ एंड हेल्दी एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलप करेंगे उस एरिया, ठीक है। मतलब अभी हम हमारे 8 बीचेस को क्या मिला है, ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिल चुका है और हमारा एम क्या है, अगले 3 से 4 सालों में हम अपने 100 और बीचेस को हम क्या करें, मतलब कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन लेके आए, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेशन कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेनमार्क का बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या करता है, मार्क करता है किसी भी बीच को। अब किसी भी बीच को अगर वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाई कर रहा है तो वो 33 क्राइटेरिया पे बेस्ड है। कौन कौन से, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, साथ में सेफ्टी एंड सर्विस इन द बीचेस, ठीक है। ये कुछ 4 ब्रॉड पैरामीटर है। इसके अलावा 33 क्राइटेरिया हम यूज करते हैं। इंडिया ने जो इको लेबल, इंडिया ने भी अपना डोमेस्टिक लेवल पे इको लेबल दैट बीम्स, जिसका मतलब है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। इसके अंडर क्या है, जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसका एम है कि हम क्या कर सके, जो कोस्टल वाटर है वहां पे पोल्यूशन को हम अबेट कर सके और उन बीच फैसिलिटीज को सस्टेनेबल वे में डेवलप कर सके, प्रमोट कर सके और हम कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके एंड कंजर्व करें, ठीक है। इट हैज रिजल्टेड इन द रिड्यूसिंग, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड कोई ना। इट इज रिजल्टेड, इसकी वजह से क्या है, अगर जब से हमने इंडिया ने ये जो बीम्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है तब से हमने देखा है जो मेराइन लिटर, मतलब कि आप अगर कोस्टल वाटर के आसपास कुछ भी फेंक देते हो वो 78% घटा है और जो मेराइन प्लास्टिक है वो भी 10 कोस्टल स्टेट में नियर अबाउट 83% घटा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो हमारा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है ये काम कर रहा है फॉर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोस्टल जोन, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं। मेंटेनिंग 4% इन्फ्लेशन अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया, आरबीआई पेपर। अभी आरबीआई ने ऐसा बोला है कि हमें अगर हम 4% इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हैं तो हमारे इंडिया के लिए वो क्या है, अप्रोप्रिएट है। तो गाइस ये जो किसमें जाएगा, इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा अंडर जीएसटी, ठीक है। देखो गाइस अभी हम पहले ये पढ़ते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम किसका है, ठीक है। इंडिया में क्या है, जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट मतलब कब से स्टार्ट हुई थी, जून 2016 में। मतलब कि इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में कितना रहना चाहिए, कितना सही रहेगा, कितना एप्रोप्रिएट रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये जो स्टार्ट करी थी जून 2016 में स्टार्ट करी थी, जिसमें जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो कमिटेड है कि वो क्या करेगा, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है उसको 4% का टारगेट बना के रखेगा। हाउएवर ±2% हो सकता है, ठीक है। इस आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45(a) के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बैंक के साथ कंसल्ट करना ही पड़ेगा अगर आप इन्फ्लेशन टारगेट को कुछ डिटरमाइन कर रहे हो हर 5 साल में एक बार। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा उस बैंक के साथ इफ ही इज टारगेटिंग द इन्फ्लेशन वंस इन एवरी 5 ईयर। इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हर साल मार्च 2021 मतलब कि मार्च के महीने में हर साल रिव्यूड की जाती है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्रिएट करी। देखो गाइस आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, एक 6 मेंबर की बॉडी है, ठीक है, जिसका काम यही है कि वो क्या करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग को डिटरमाइन करती है, ठीक है, जिसका काम यही है टू
फिक्स द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, अब इस इन्फ्लेशन टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके अंदर जो भी पॉलिसी रेट है वो कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है, हु हेड्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूज में क्यों था। अब ये जो रिकमेंडेशन दिया है वो इट होल्ड सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि अगर गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग रिकमेंडिंग अ लूजर इन्फ्लेशन टारगेट फॉर आरबीआई अलाउइंग इट, इसको अलाउ किया है कि हमें ज्यादा फोकस किस पे देना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिस्पाइट द प्राइस प्रेशर। मतलब कि देखो आप सबको पता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन आ गई है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि प्राइस जो किसी चीज का अगर बढ़ रहा है घट रहा है उस प्रेशर पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन गुड है अगर वो माइल्ड, मतलब कि देखो आपको पता है हमने कितने तरह के इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन होती है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है, इवन मतलब कितनी तरह की इन्फ्लेशन होती है आप सबको पता है। तो इन्फ्लेशन जब तक अप्रोप्रिएट है जब तक वो माइल्ड है, लेकिन अगर प्राइस जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, और एंड पीपल वांट टू बाय नाउ रेदर देन पे मोर लेटर, ये कहीं ना कहीं की वजह से शॉर्ट टर्म में डिमांड बढ़ा देती है। एज अ रिजल्ट क्या है, जो स्टोर है वो ज्यादा मतलब कि सेल करता है एंड जो फैक्ट्रीज है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है। पर देखो कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या डायरेक्ट हमारा क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। सिंपल बात ये, इसलिए कहते हैं इन्फ्लेशन अगर माइल्ड रेट पे बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए कंट्री के लिए अच्छा है। ठीक है, पेपर ने अभी क्या, जो आरबीआई के पेपर ने अभी ये बोला है, उसने फाइंड किया है कि कहीं ना कहीं 2014 से इन्फ्लेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिटवीन 4.1 to 4.3%। ट्रेंड इन्फ्लेशन ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन का फोरकास्ट को क्या बताता है, इवेल्युएट करता है ओवर वेरियस टाइम पीरियड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इट सर्व्स अ क्रूशियल पर्पस ऑफ अ कंसिस्टेंसी चेक ऑन द सेटिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, पेपर ने ये नोट किया है कि अगर हम इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है उसको एस्टिमेट करते रहे रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर अपडेट पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपनी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री सेटिंग। ठीक है, अगर हम इन्फ्लेशन, अभी हमने पढ़ा 2014 से जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो घट रहा है, अगर इसका डिक्लाइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया के जो हाउस होल्ड हैं, जो बिजनेसेस हैं, ये बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग बढ़ रहे हैं देन बिफोर। इसका मतलब जो क्रेडिबिलिटी है दे आर एसोसिएटेड विद द मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज। ठीक है, परसिस्टेंस कभी देखने को मिलता है एज रेफरिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ शॉक्स हिटिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। 90% ऑफ इलेक्टेड विलेज पंचायत आर मनरेगा वुमेन इन केरला। ठीक है, अभी क्या है, रिसेंटली क्या है, पंचायत मेंबर्स को इलेक्ट किया गया केरला में। ठीक है, उसके अंदर से 15,961 इलेक्टेड विलेज पंचायत मेंबर्स में जो केरला में 2007 जो है वो मनरेगा के वर्कर्स हैं। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कि इलेक्ट कितने किए गए हैं, इतने लोग इलेक्ट किए गए हैं, उसमें जो 2007 मेंबर्स हैं, ये कोई ईयर नहीं है गाइस, ये जो 2007 मेंबर्स हैं वो क्या है, मनरेगा के अंडर काम करते हैं। ठीक है, ये फिगर कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे एम्पावरमेंट किया गया है थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स भी ये भी इंप्लाई करते हैं कि मनरेगा कहीं ना कहीं क्या है, जेंडर इंक्लूसिव कर रही है। मतलब जेंडर इंक्लूसिव मतलब कि वुमेन्स को भी क्या है, एम्पावरमेंट मिल रही है। ठीक है, मनरेगा आप सबको पता है इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो आपको 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर। ये मैंडेट करता है एटलीस्ट a third of the workers under the scheme should be a women। ठीक है, मनरेगा के अंदर एक वो है कि 1/3 वो वर्कर्स वुमेन उसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एडप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट आज का नहीं है, पहले आया हुआ है ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वहां की रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ताकि हम उस हेरिटेज अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो भी वहाँ का हेरिटेज है, नेचुरल टूरिस्ट साइट है, तो वहां पे टूरिस्ट अमेनिटीज को डेवलप करने के लिए, ताकि हम उस साइट को टूरिस्ट फ्रेंडली बना सके प्लान एंड फेस मैनर में। प्रोजेक्ट का एम यही है कि हम कंपनीज को एनकरेज कर सके फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सिटीजन, एनजीओ, इंडिविजुअल एंड अदर स्टेक होल्डर, कि आप उन साइट्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उनको डेवलप करो, उनको अपग्रेड करो, वहां पे जो बेसिक और एडवांस टूरिस्ट अमेनिटीज है उनको डेवलप करो, अपग्रेड करो। ये ऑर्गेनाइजेशंस वुड बी नोन एज मोन्यूमेंट मित्रास फॉर देयर कोलैबोरेशन इनिशिएटिव। मतलब जो भी एनजीओ या कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी अगर इस प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करता है तो इन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, मोन्यूमेंट मित्रास। ठीक है, नेक्स्ट है सेतु समुद्रमन शिप चैनल प्रोजेक्ट सेट टू बी फाउंड। देखो अब ये क्या करेगा, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इस प्रोजेक्ट में कंट्रोवर्सी में आ गया है। जो
सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट है, ये कहीं ना कहीं क्या है, शिप को ड्रेज करेगा अक्रॉस द पाक स्ट्रेट बिटवीन द इंडिया एंड समुद्र। आपको पता है इंडिया और श्रीलंका को जो कनेक्ट करता है राम सेतु है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी है। दो चैनल्स को क्रिएट किया जाएगा, एक एडम्स ब्रिज जिसे हम राम सेतु भी बोलते हैं, और दूसरा पाक बे के अक्रॉस ब्रिज किया जाएगा। इसको इंडिया के सुइज कैनल पर बिल्ड किया जाएगा ताकि जो वॉयज टाइम है उसको रिड्यूस किया जाए बिटवीन इंडिया एंड ईस्टर्न वेस्टर्न, इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोर्ट में टाइम को रिड्यूस करने के लिए इसको हम सुइज कैनल पे बिल्ड करेंगे। 36 आवर्स का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 771 किलोमीटर रिड्यूस होगा, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमोसिल क्या है। न्यूमोसिल क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट निमोनिकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है जो अभी किसने डेवलप किया है, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट करके, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ क्या करके कोलैबोरेट करके इन्होंने ये वैक्सीन को डेवलप किया है। जो न्यूमोसिल है ये टारगेट करता है एक बैक्टीरिया दैट इज द न्यूमोकल बैक्टीरियम को, जो निमोनिया कोज करता है और कुछ और सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कोज करता है जैसे मेनिंगिटिस एंड द सेप्सिस, ठीक है। वैक्सीन को देखा जाएगा कि चिल्ड्रंस को वैक्सीन ये पहुंचाया जाएगा विच आर प्रोटेक्टेड बेटर, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा जो बच्चों को ये डिजीज हो जाती है। न्यूमोनिकल आपको पता है निमोनिया जो आता है ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे मरते हैं 5 साल की कम उम्र में वो मैक्सिमम निमोनिया की वजह से मरते हैं। तो हम उस पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के लिए क्या इस वैक्सीन को लेके आए हैं विच कोजेस नियरली 4 लाख डेथ इन अ चिल्ड्रन। मतलब आप देखो वर्ल्ड वाइड निमोनिया की वजह से 4 लाख डेथ्स होती है बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट है कंसोर्टिया फॉर द मेडिसिनल प्लांट्स। अभी क्या है गाइस, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उन्होंने मेडिसिनल प्लांट का कंसोर्टिया लॉन्च किया है ताकि हम क्या कर सके, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को लॉन्च मतलब कि डेवलप कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या कर सके, बढ़ा सके, और मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन और ट्रेड को बढ़ा सके। देखो गाइस क्या होता है कंसोर्टिया का मतलब क्या होता है, हम उसके जैसा, जैसे अगर सपोज करो हम क्या कर रहे हैं उसको कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में हम चाह रहे हैं कि उस प्लांट को उगाएं, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। सीड टू शेल्फ अप्रोच इंट्रोड्यूस करिए ताकि हम क्या कर सके, एक लिंक प्रोवाइड कर सके बिटवीन द फार्मर्स एंड द मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे मेनली ये एक्सपेक्ट्स का मतलब रखे जाते हैं कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, गुड पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इन सबको हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। पहली फेज में कंसोर्टिया को प्रपोज किया जाए मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज के लिए। अब कौन कौन से देख सकते हो, अश्वगंधा, पीपली, ओनला का इसके साइंटिफिक नेम आप पढ़ लेना, गुगलू, ठीक है, और सतावरी, ठीक है। नेक्स्ट है मलयाली ट्राइब्स। मलयाली ट्राइब्स क्यों है भाई न्यूज में हम जरा देख लेते हैं, एक सेकेंड। अभी क्या जो जियोंट रोग बी हनी है जो कि हनी का एक यूनिक वेरिएंट है, उसको हमने मलयाली ट्राइब से देखा है और उस प्रोडक्ट को हमने ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में क्या कर दिया, ऐड करके, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया मलयाली ट्राइब का ये प्रोडक्ट है, एक हनी की वैरायटी है जियोंट रोग बी हनी, उसको हमने ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में प्रोवाइड कर दिया। मलयाली क्या एक ट्राइबल ग्रुप है जो नॉर्थ तमिलनाडु में रहती है, ठीक है, और ईस्टर्न घाट में है। दे आर यूजली हिल फार्मर्स होते हैं एंड ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। मलयाली ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द विलाला कास्ट ऑफ कल्टीवेटर, और ये कहाँ से हैं, कांची की सिटी से बिलोंग करते हैं, और अबाउट 10 जनरेशन है वो, मतलब कि आप देख सकते हो बहुत पुरानी है, वह जब मोहम्मदन रूल करता था इन द साउदर्न इंडिया, ठीक है। लास्ट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। रिसेंटली क्या है, चाइना ने डिफेंड करा है प्रोग्रेस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, और रिपोर्ट्स ऑफ कंसर्न ओवर द पाकिस्तान एबिलिटी टू पे बैक लोन्स, ठीक है। ये आप सबको पता है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है 2 कंट्रीज के बीच में ताकि हम चाइना के जिंगजेम को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सके, जो कि एक चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। इसका एम यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, किसका, पाकिस्तान के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करा ताकि पाकिस्तान ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर सके चाइना के साथ, और साथ में वो कंट्रीज को इंटीग्रेट कर सके, और इट कैन बिल्ड नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द पाकिस्तान, ठीक है। ऑफ कोर्स इंडिया तो सीपीईसी को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ही करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये जो रास्ता पीओके से होकर गुजर रहा है, दैट इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डेली करंट अफेयर है वो कंप्लीट होता है। अच्छा लगे लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय।